हेलो एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है आमिर और मैं जेआरएफ हूँ। इसी बार मैंने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है दिसंबर वाले एग्ज़ाम में और मेरा 99.87% आइल है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 का यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पहला जो लेक्चर है हमारा रहेगा टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट्स एंड कॉम्पिटेंसीज एंड लेवल्स। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। व्हाट इज टीचिंग? बेसिकली टीचिंग क्या है? तो टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़ विथ लर्नर्स। तो इसमें एक टीचर होता है जो कि एक लर्नर को नॉलेज और स्किल्स सिखाता है ताकि वो ग्रो कर सके इंटेलेक्चुअली और सोशली। इसमें 3 लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है, टीचर, स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट जो टीचर टीच करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कॉम्पिटेंसीज पे। तो अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचर की एबिलिटी कि वो कितना इफेक्टिवली बच्चों को पढ़ा सकता है और कितना मीनिंगफुली फैसिलिटेट कर सकता है लर्निंग एक्सपीरियंस को। और टीचिंग कॉम्पिटेंसीज का मतलब कि पढ़ाने के अलावा, टीच करने के अलावा, नॉलेज और स्किल्स शेयर करने के अलावा और भी चीज़ें जो जैसे कि ये पढ़ाने का स्टाइल, पढ़ाने की एबिलिटी, प्लान कैसे करें, मैनेज कैसे करें, लर्निंग को इवेलुएट कैसे करें, इसको कहते हैं टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। टीचिंग कॉम्पिटेंसीज मेनली 6 तरीके की होती है। पहला होता है पर्सनालिटी एंड एप्टीट्यूड कॉम्पिटेंसी। पर्सनालिटी एंड एप्टीट्यूड कॉम्पिटेंसीज इज बेसिकली रिलेटेड विथ एप्टीट्यूड ऑफ द टीचर कि वो कितना लॉजिकली थिंक कर पाता है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना एंथुजियास्टिक है और कितना क्लैरिटी के साथ वो लेसन पढ़ा पाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसी, मतलब कि वो कितना काम करने में सक्षम है पढ़ाने को लेके अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग, इवेलुएटिंग और गिविंग फीडबैक। तीसरा होता है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसीज, कितना स्ट्रॉन्ग नॉलेज है उसको सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है इंसान या फिर टीचर, तो उसको कितना नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में, उसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी। उसके बाद चौथा आता है स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी। तो स्टाइल रिलेटेड मतलब टीचर का एक स्टाइल होता है पर्टिकुलर, जैसे कि वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना डायनामिक है, कितना स्ट्रक्चर्ड वो डिलीवर करता है। जैसे कोई लेक्चर अगर वो ले रहा है तो कितना किस स्ट्रक्चर के साथ डिलीवर करता है, क्योंकि ये बहुत फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट के लर्निंग पे। अगर वो स्ट्रक्चर्ड फुल स्ट्रक्चर वे में कोई लेसन लर्न कराया जाता है तो वो लर्नर के लिए आसान होता है लर्न करना। उसके बाद आते हैं सोशल कॉम्पिटेंसी। तो सोशल कॉम्पिटेंसी में सोशल पर्सपेक्टिव देखा जाता है, जैसे कि एम्पैथी हो गया, सोशल स्किल्स हो गया, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप कैसा है, कैसे लोगों को के साथ एम्पैथाइज़ कर रहा है, कैसे अडॉप्ट कर रहा है टीचर। और पर्सनल कॉम्पिटेंसीज़ मतलब टीचर के अपना पर्सनल कॉन्फिडेंसीज़ कि वो कितना सेल्फ अवेयर है, कितना सेल्फ रेगुलेटेड है, कितना सेम रेगुलेशन के साथ है। जैसे कि कोई टीचर है, अगर वो ज़्यादा सेल्फ अवेयर है, ज़्यादा मोटिवेटेड है, तो वो इन कंपैरेटिवली ज़्यादा इफेक्टिव होगा कोई टीचर है जो सेल्फ अवेयर कम है और मोटिवेटेड कम है पढ़ाने के। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद इसमें तीसरा टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल। टीएल मॉडल्स को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो ऊपर का टॉपिक है उससे क्वेश्चंस कुछ आते हैं, कुछ कम, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये जो है इस लेक्चर है, इस पूरे लेक्चर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है टीचर एंड लर्निंग मॉडल, टीएल मॉडल, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो टीएल मॉडल क्या होता है? टीएल मॉडल मतलब टीचर और लर्निंग का एक मॉडल होता है। वो मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये रहा टीचर और ये रहा लर्नर। ठीक है, टीचर और लर्नर के बीच में है सब्जेक्ट मैटर और टीचर टीच करता है लर्नर को थ्रू सब्जेक्ट मैटर। इसी को हम टीएल मॉडल कहते हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है, टीचिंग एज ए सोशल एक्ट। टीचिंग जो है वो सोशल एक्ट है, लेकिन लर्निंग जो है वो एक पर्सनल एक्ट है। ठीक है, टीचिंग और, हाँ, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि टीचिंग जो है वो उसमें स्टूडेंट और टीचर का होना दोनों का बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन लर्निंग जो एक पर्सनल एक्ट होता है, लेकिन ये बिना टीचर के भी हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं फेजेज़ ऑफ टीचिंग। तो 3 फेज़ होते हैं टीचिंग के, प्री एक्टिव फेज़ और इंटरेक्टिव फेज़ और पोस्ट एक्टिव फेज़। तो प्री एक्टिव फेज़ अगर हम एग्जांपल के साथ समझें, तो अगर एक टीचर है तो वो अपनी चीज़ें, लेसन्स को, अपनी चीज़ों को कैसे डेमोंस्ट्रेट करना है चीज़ें या फिर कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है, उसको पहले प्री प्लान कर लेता है, उसको हम लोग प्री एक्टिव फेज़ कहते हैं। इसको प्री एक्टिव फेज़ कहते हैं और इसको प्लानिंग भी बोला जाता है। और दूसरा होता है इंटरेक्टिव फेज़। इंटरेक्टिव फेज़ मतलब कि टीचर जो है वो टीच कर रहा है, लेक्चर डिलीवर कर रहा है क्लास में,
तो उसको हम लोग इंटरैक्टिव फेज़ कहते हैं, ठीक है? इसमें लेक्चर डिलीवर करता है, फीडबैक प्रोवाइड कराता है, मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को। और जो तीसरा जो फेज़ है, उसको इवैल्यूएशन फेज़ भी कहते हैं। मतलब कि अगर टेस्ट लेने के बाद कोई टीचर पढ़ाया क्लास में, फिर उसके बाद टेस्ट किया, उसके बाद इवैल्यूएट किया प्रॉब्लम को, असेस किया स्टूडेंट को कि कितना अंडरस्टैंड किया लेसन को स्टूडेंट, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। ये 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है नॉलेज बेस्ड बिहेवियर और दूसरा होता है हेल्पिंग बिहेवियर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं। तो नॉलेज बेस्ड बिहेवियर के अंदर आता है लेसन क्लैरिटी। मतलब एक टीचर को कितना क्लियर है वो लेसन। जैसे कोई टीचर है जिसको कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा है, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक, तो मुझे ये टॉपिक कितना क्लियर है उस पे वो एक बिहेवियर में आता है, नॉलेज बेस्ड बिहेवियर में। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मीन्स कि कितना वैराइटीज़ यूज़ करता है टीच करने के लिए टीचर। मतलब सेम मेथड से नहीं यूज़ कर रहा है, अलग-अलग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे पढ़ाने के अलग-अलग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शनल वैरायटी कहते हैं। उसके बाद टास्क ओरिएंटेशन मतलब कि टीचर कितना ओरिएंटेड है टास्क की तरफ। उसके बाद फोर्थ जो होता है वो एंगेजिंग स्टूडेंट, मतलब कितना एंगेज कर पा रहा है टीचर स्टूडेंट्स को, कितना इफेक्टिवली वो पढ़ा रहा है कि स्टूडेंट्स एंगेज्ड है। और उसके बाद इंश्योरिंग स्टूडेंट सक्सेस, तो ये बहुत कंपलसरी है। एक लास्ट होता है कि एट द एंड टीचर का मोटिव यही होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो सक्सेस हो, वो लर्निंग में जो वो सिखा रहा है उसमें वो सक्सेसफुल हो। एंड उसके बाद जो दूसरा बिहेवियर है वो हेल्पिंग बिहेवियर है। मतलब इस पे टीचर जो होता है वो हेल्प करता है बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को। उस बिहेवियर को हम लोग हेल्पिंग बिहेवियर कहते हैं। इसमें आ जाएगा यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशंस। जैसे कि कोई टीचर है जिसमें ग्रुप डिस्कशन करा रहा है क्लास में, तो वहाँ पर स्टूडेंट का आइडियाज़ और कंट्रीब्यूशंस को देखे जा रहे हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरिंग, या फिर कोई प्रोग्राम करवा रहा है तो बच्चों से ही करवा रहा है कि आप खुद से करिए, उन अपने आइडियाज़ लाइए और कंट्रीब्यूशन दीजिए इसमें। और उसके बाद स्ट्रक्चरिंग लेसन इफेक्टिवली, मतलब कितना इफेक्टिवली लेसन को स्ट्रक्चर कर रहा है। स्ट्रक्चरिंग ऑफ द लेसन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी लर्नर के लिए, क्योंकि अगर टीचर बहुत इफेक्टिवली इसको पढ़ाना चाहता है तो फिर उसको लेसन को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड में रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है आस्किंग थ्रो थॉटफुल क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट से पढ़ाने के बाद, लेसन पढ़ाने के बाद थॉटफुल क्वेश्चन पूछे बच्चे को, देखने के लिए कि उसका लर्निंग क्या रहा, अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है? उसके बाद एम्पैथी शो करना और इन्वॉल्वमेंट देखना, बच्चे का एम्पैथी और इन्वॉल्वमेंट शो करना। बच्चे को अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बैठ के अच्छे से समझाना, उसको इसको इन्वॉल्व करना क्लास में, ये भी एक हेल्पिंग बिहेवियर में आता है। उसके बाद इनकरेजिंग डीपर थिंकिंग, यानी प्रोबिंग भी इसी को कहते हैं, ताकि बच्चों को डीप थिंक के लिए इनकरेज करना। जैसे कोई प्रॉब्लम दे देना कि प्रॉब्लम ये है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, अब आपने जितना डीप थिंक करना है उसको थिंक करिए, उसका आंसर लाइए, ठीक है? फिर हम आते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के। पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल मतलब सबसे लोवेस्ट लेवल, इसको रूट लर्निंग भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने पे फोकस किया जाता है और टीचर इसमें डोमिनेट होता है। स्टूडेंट लर्न थ्रू रिपिटिशंस, मतलब बार-बार रट्टा मार के स्टूडेंट याद करता है। जब सब बहुत बच्चे बहुत छोटे होते हैं तब ये सूटेबल होता है, ठीक है? इसके मेरिट्स देख लिए जाए तो ये फाउंडेशन बिल्ड करता है फ्यूचर लर्निंग के लिए और अर्ली एजुकेशन में हेल्प करता है, ठीक है? और इसके डीमेरिट्स हैं जो कि क्रिएटिविटी में लैक करता है, डीप अंडरस्टैंडिंग में लैक करता है और पैसिव हो जाती है लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग होती नहीं है इसमें। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें मीनिंगफुल लर्निंग भी होती है। ये फोकस करता है कॉम्प्रिहेंशन और रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है? जब बच्चा 6th-7th क्लास में जाता है, 5th तक तो वो वैसे ही रोट लर्निंग पे ही चलता है। 6th 7th 8th में जब पहुँचता है बच्चा, तब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल स्टार्ट किया जाता है, ताकि स्टूडेंट अपना नॉलेज थिंक करे और अप्लाई करे, ठीक है? और ये मोर ऑर्गेनाइज्ड होता है टीचिंग देन मेमोरी लेवल। हाँ, मेमोरी लेवल से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है ये टीचिंग मेथड। और इसका मेरिट्स ये होता है कि बच्चों का थिंकिंग और रीजनिंग स्किल इनकरेज होता है और उसके बाद न्यू नॉलेज की तरफ और प्रीवियस नॉलेज में लिंक कर पाता है बच्चा, ठीक है?
लेकिन इसका डिमेरिट ये भी है कि स्टिल सब्जेक्ट सेंटर्ड ही होता है, लिमिटेड स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है। इसमें भी टीचर का रोल थोड़ा अच्छा खासा होता है, और थोड़ा सा टीचर सेंटर की तरफ ही होता है ये। उसके बाद थर्ड जो होता है वो रिफ्लेक्टिव लर्निंग, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो बच्चे कॉलेजेस वगैरह में जाके सीखते हैं, या फिर इंटरमीडिएट या फिर कॉलेजेस वगैरह में सीखते हैं। ठीक है, इसमें इनकरेज करता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को। स्टूडेंट एनालाइज करता है क्वेश्चंस और क्रिएट करता है सॉल्यूशंस को खुद से ही। इसका मेरिट ये होता है कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होता है, और डेवलप करता है क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, लेकिन डिमेरिट्स यही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं, या फिर उससे छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए सूटेबल है नहीं। और इसमें मेंटल मैच्योरिटी बहुत रिक्वायर करता है, और सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत रिक्वायर करता है, जो कि एक सर्टेन एज के बाद ही आ पाती है। इसका डिमेरिट ये हो गया। उसके बाद आते हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ डाला हुआ है। उसमें cognitive apprenticeship is defined as a learning process where student observe experts and practical skills। ठीक है, एक लर्निंग प्रोसेस होता है जो जहाँ की बच्चे स्टूडेंट जो होता है वो ऑब्जर्व करते हैं एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिस स्किल्स को। ये 6 तरीके के हैं। इसमें सबसे पहले आता है स्कैफोल्डिंग, जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट। तब तक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्कैफोल्डिंग को हम लोग स्टेजिंग भी एक तरीके से कहते हैं। ये तब तक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है जैसे जब तक कि स्टूडेंट जो है कॉन्फिडेंस ना गेन कर ले। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर कोई पैसेज है, रीडिंग पैसेज है, अगर टीचर को ये सिखाना है कि रीडिंग पैसेज को कैसे वो करें, कैसे अंडरस्टैंड करें, तो वो सबसे उससे पहले वो सारे वोकेबलरी जो होते हैं वो सारे याद करा देगा बच्चों को, बता देगा या याद करा देगा, ताकि वो बच्चा कॉन्फिडेंस गेन कर पाए और फिर उसको कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ पाए। उसके बाद मॉडलिंग में डिमॉन्स्ट्रेटिंग करता है टास्क फॉर स्टूडेंट टू इमिटेट, ताकि अगर रीडिंग करना है, रीडिंग सिखाना है बच्चों को, यही एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों को रीडिंग सिखाना है, तो वो टीचर जो है वो पढ़ के ज़ोर-ज़ोर से पढ़ के उनके दिमाग में ये चीज़ डालेगा, ताकि वो बच्चे इमिटेट कर सकें। उसे मॉडलिंग कहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है कोचिंग, जो कि फीडबैक एंड गाइडेंस। तो कोचिंग जो नॉर्मली कोचिंग हम लोग सुनते हैं उसी से रिलेट कर सकते हैं। इसमें टीचर जो होता है, बच्चा खुद से पढ़ कर आता है, टीचर चेक करता है, फीडबैक देता है और गाइडेंस देता है कि ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए। उसके बाद आता है आर्टिकुलेशन। इसमें टीचर जो होता है वो इनकरेज करता है स्टूडेंट को कि अपने थॉट्स को खुद ही एक्सप्रेस करें। जो उसके थॉट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व करने के लिए, वो खुद से एक्सप्रेस कर, उसको आर्टिकुलेशन कहते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन जो होता है, उसमें टीचर जो हेल्प करता है बच्चे को कि एनालाइज कर सके अपनी खुद की लर्निंग को, खुद का कि अपनी क्लास में वो कैसे है, कैसे लर्न कर रहा है चीज़ें कितना, और उसको एनालाइज करे बच्चा। उसके बाद एक्सप्लोरेशन पे आते हैं, तो एक्सप्लोरेशन जो होता है वो इनकरेज करता है इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ये भी एक तरीके की हायर लेवल की थिंकिंग, हायर लेवल ऑफ लर्निंग में आ जाता है एक्सप्लोरेशन, जिसमें बच्चा खुद से एक्सप्लोर करता है इंडिपेंडेंट को, खुद से इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बात करते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम बेसिकली इसको हम ये कह सकते हैं कि टूल्स और स्ट्रेटजी जो होता है, जो एनहेंस करता है टीचिंग और इम्प्रूव करता है लर्निंग आउटकम को। टीचिंग टूल्स और टेक्निक्स या स्ट्रेटजी जो इन्हेंस करे टीचिंग को और लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, 2 तरीके के टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होते हैं, टीएसएस बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, एंड दूसरा होता है मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सेंटर जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, और मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल सपोर्ट सेंटर अप्रोच को हम लोग चॉक एंड टॉक में मेथड कह सकते हैं, जो ट्रेडिशनली स्कूल्स कॉलेजेस में यूज़ हुआ करते थे। अब तो खैर उतना नहीं यूज़ होता है, अभी भी यूज़ होता है स्कूल्स में। तो ये ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें चॉक एंड टॉक होता है, टीचर आएगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, पढ़ाएगा, टेक्स्ट बुक्स होंगी, ब्लैक बोर्ड्स होंगे। और मॉडर्न अप्रोचेज में माइंड मैप्स जैसे फ्लो चार्ट्स बना लिए, विजुअल लर्निंग के लिए टूल्स होते हैं। उसके बाद ब्रेन जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़, जो कि बच्चे खुद ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, खुद से क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करते हैं। थिंक पेयर शेयर, मतलब ग्रुप डिस्कशंस होते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ग्रुप डिस्कशंस कराया जा सके। गेमिफिकेशन, मतलब बच्चों को सिखाना चीज़ें जैसे गेम्स के थ्रू इंटरेक्टिव बनाने के लिए।
ताकि इंटरेस्ट भी आए बच्चों को। और लास्ट है फ्लिप्ड क्लासरूम, मतलब कि क्लासरूम वो क्लासरूम जो कि पहले से ही बच्चा आउटसाइड द क्लास भी सीख कर आए। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है फ्लिप्ड क्लासरूम के ऊपर ही। तो फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब कि बच्चा है कोई, वो ऑनलाइन क्लास पहले ही देख कर आ रहा है और फिर आके क्लास में भी सीख रहा है, तो उसको हम फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब एक तरह का अलग क्लासरूम जो कि क्लासरूम से बाहर है और क्लास में डिस्कशन हो रहा है। पहले से ही बच्चा सीख कर आ रहा है, पढ़ कर आ रहा है और क्लास में डिस्कस कर रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टीचिंग सपोर्ट, ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन में टीचर सपोर्ट सेंटर, स्पेसिफिक नाउन, वन वे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, पैसिव एंड लिमिटेड, थ्योरेटिकल होता है। और मॉडर्न एजुकेशन में लर्नर सेंटर होता है, स्टूडेंट सेंटर होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड स्किल बेस्ड नॉलेज होता है, मल्टीपल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग, कंसेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो लर्नर सेंटर हो गया, स्पेसिफिक सेंटर, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट में बनते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो 4 कैरेक्टर्स दी हुई हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, तो ये कॉमन सेंस के बेसिस पे होता है ये क्वेश्चन, फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग इज बोथ एन आर्ट, क्रिएटिव एंड साइंस, सिस्टमेटिक। टीचिंग जो है वो एक आर्ट भी है और एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने पढ़ाने की वजह से वो साइंस में भी आता है। ठीक है, टीचिंग इंकरेज करता है क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग को। और टीचिंग कैन बी फॉर्मल, स्कूल एजुकेशन, और इनफॉर्मल, लर्निंग फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस। एग्जाम्पल हो गया लर्निंग फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस, इनफॉर्मल टीचिंग। ठीक है, लास्ट इस क्लास का लास्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक टीचर हो गया, लर्नर हो गया, सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट हो गया, और इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, तो टीचर जो है वो नॉलेजेबल होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए और मोटिवेटिंग होना चाहिए। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए कि बच्चे इंगेज रहे, और नॉलेज होना ही चाहिए उसके पास। लर्नर का रिक्वायरमेंट ये है कि बस वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और क्यूरियस रहे लर्निंग के लिए। उसके बाद टॉपिक जो होता है, वो रिलेवेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और इन्वायरमेंट जो है वो सपोर्टिव और इनकरेजिंग होना चाहिए। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, यानी चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया, और शायद 5 चैप्टर्स और बच गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो कि हम धीरे-धीरे करा देंगे। अ, ये रहा। आप यहाँ पर आपको टू द पॉइंट लेक्चर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे लेक्चर्स क्रिएट किए गए हैं, लेक्चर्स जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे क्विज़ेज़ मैं प्रोवाइड कराऊँगा चैनल पे भी, और टेलीग्राम चैनल पे भी क्विज़ेज़ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होंगे। ईज़ी टू अंडरस्टैंड होंगे, टॉपिक वाइज़ लेक्चर्स होंगे, और नोट्स भी बनाए हुए हैं मैंने, जो कि पीवाईक्यूज़ और ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल के ट्रेंड में, और एग्ज़ाम एनालिसिस और स्ट्रेटजीज़ भी कराए जाएँगे। ठीक है? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक ख़त्म हो गया। पहला लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें कि चैप्टर 1 हमने कंप्लीट करा दिया। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए अपने उस दोस्त के साथ जिसको पेपर 1 पढ़ना है। एक ऐसे स्टूडेंट के साथ जो ऑलरेडी जीआरएफ क्लियर कर चुका है। और एक बात मैं बता दूँ कि मैंने 40 क्वेश्चन सही किए हुए थे 50 में से, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छा माना जाता है। तभी जाके मैंने 99.872 परसेंटाइल सिक्योर किया यूजीसी नेट 2024 दिसंबर वाले एग्ज़ाम में। ठीक है? शुक्रिया।